बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी बाय पलक पे। और मैं हूं पलक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और अगर कोई भी आपको लास्ट में डाउट हो लेक्चर के बाद तो मुझे डाउट सेक्शन में बताएं, कमेंट में बताएं। तो हमने प्रोकैरियोट सेल को कल एंड कर दिया था। कल हमारी प्रोकैरियोटिक सेल पूरी खत्म हो गई थी। अब इसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। तो मैंने जैसे बताया था कि यूकैरियोटिक मतलब बायोलॉजी के जितने भी नाम होते हैं, जितने भी नेम दिए जाते हैं, उसी में उसका मीन छुपा हुआ होता है। तो यूकैरियोटिक मतलब यू का मतलब ट्रू, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अब यूकैरियोटिक सेल तो एडवांस सेल है, तो इसके पास ट्रू न्यूक्लियस भी होगा, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज भी होंगी, उसमें भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होंगी। मतलब जहां तक ये सेल कॉम्प्लेक्स होगी, किसके मुताबिक? प्रोकैरियोटिक की। कंपैरेटिवली ये प्रोकैरियोटिक सेल से एडवांस है, तो ये कॉम्प्लेक्स होगी प्रोकैरियोटिक सेल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक क्या क्या होने वाला, हम यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे। बस सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए। बस हमारा टॉपिक यही रहेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो मेरे साथ ही नोट करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि लिखने से जल्दी याद होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यूकैरियोटिक सेल। पहले डालिए यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यू का मतलब ट्रू, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, मतलब इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम इतने 3 लेक्चर हो गए हमारे, हम उसमें ये देखते जा रहे हैं कि प्रोकैरियोट प्रिमिटिव, जिसके पास पुराना न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो यूकैरियोटिक सेल मतलब इसके पास जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो सब वेल डिफाइंड होंगे। तो यूकैरियोटिक सेल हैव एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इसमें दिखाई देता है। पहले लिखिए, उसके बाद समझेंगे क्या है। हैव एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड हैव complex locomotory and cytoskeleton सिस्टम। अब जो हमने लिखा है उसके एक एक वर्ड का मीन समझेंगे। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा हैव एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब कंपार्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट्स का मतलब इस सेल के अंदर अरेंजमेंट कंपार्टमेंट की तरह होती है, ब्लॉक की तरह होती है। तो अच्छा आप ये बताइए कि जो छोटी, जैसे आपने एक चौक ली, तो छोटी चौक तोड़ने में ज्यादा दिक्कत होगी या बड़ी चौक तोड़ने में? छोटी चौक तोड़ने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप इतनी लंबी चौक ले लें तो उसको तोड़ने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से टूट जाएगी। तो इसीलिए जो कंपार्टमेंट इसमें होते हैं वो इसको डिवीजन में हेल्प करते हैं। फिर सेकंड लाइन हमारी है कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो हमने क्या देखा? हमने प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया सेल में क्या देखा? उसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजिला था। फ्लैजिला किसका बना हुआ था? प्रोटीन का। कौन सी प्रोटीन का? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। तो यहाँ का जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। अब एडवांस है, प्रोकैरियोट के बाद आई है, तो इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो हमको एडवांस और कॉम्प्लेक्स ही मिलेंगे। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। और इसका फ्लैजिला किसका बना होता है? इसका फ्लैजिला बना होता है टिब्यूलिन प्रोटीन का, जो इसको कॉम्प्लेक्स बनाती है। फ्लैजिलिन प्रोटीन सिंपल प्रोटीन था, लेकिन जो टिब्यूलिन प्रोटीन होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। इसके बाद एंड साइटोस्केलेटल सिस्टम। अब साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? स्केलेटल का मतलब क्या होता है? स्केलेटल का मतलब होता है ढांचा, मतलब नेटवर्क बनाना।
तो साइटोस्केलेटल सिस्टम जो इसका होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जो फिलामेंट आगे चल के प्रोटीन बनाते हैं वो भी इसको सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे हमारी बोन्स हैं, तो हमारी बोन्स का काम क्या है, हमको फ्रेमवर्क देना, हमको शेप देना। तो साइटोस्केलेटल सिस्टम जो इसमें पाया जाता है वो शेप प्रोवाइड करता है सेल को, जो कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये लिखिए अब, साइटोस्केलेटल सिस्टम फिलामेंटस प्रोटीन का बना होता है, कंपोज्ड ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन, composed of filamentous proteins and, और इसका काम क्या है, इसका काम है जो भी हमने बताया कि सेल को क्या देना, शेप देना, सपोर्ट देना और मोटिलिटी में हेल्प करना। तो ये क्या करता है, गिव शेप, सपोर्ट एंड मोटिलिटी। चलिए दोबारा से समझते हैं हमने इतनी सी लाइन में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले यूकेरियोटिक सेल के पास एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन जो कि सेल डिवीजन में आके हेल्प करती है, सेल डिवीजन जिसकी वजह से जल्दी होता है। फिर है कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी, इसके पास कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी, लोकोमोशन के लिए हमारे सेल के पास होती है फ्लैजिला जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल की जो फ्लैजिला होती है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है, हमारे अंदर जो फ्लैजिला होती है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है जो कि हमारी सेल को कॉम्प्लेक्स बनाती है। फिर हमारे पास सेल के अंदर साइटोस्केलेटल सिस्टम होता है जो कि फिलामेंटस प्रोटीन का बना हुआ होता है और हमारी सेल को शेप देता है, सपोर्ट देता है और मोटिलिटी देता है। अब इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, मतलब यूनिवर्सल है। सेल वॉल तो किसी में होती है किसी में नहीं होती है, लेकिन अगर किसी सेल को अपने आप को लिविंग बताना है तो उसके पास सेल मेम्ब्रेन तो होनी ही चाहिए। तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये ज़रूर होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो वो अपने आप को लिविंग नहीं बता सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन हमने पहले भी पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होती है, मतलब कोई भी अगर पार्टिकल, ये नहीं कि सेल वॉल तुरंत अंदर उसको बुला लेगा, अगर बड़ा पार्टिकल आया है तो वो सेल वॉल उसको अंदर नहीं आने देगी, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा पार्टिकल है तो वो सेल वॉल से अंदर आराम से आ सकता है सेल में, लेकिन सेल वॉल से अंदर आ जाएगा, लेकिन ये छोटे पार्टिकल्स को भी अंदर नहीं आने देती है सेल के। तो सेल मेम्ब्रेन, इसकी स्टडी किस पर की हुई थी, तो सबसे पहले लिखते हैं इसकी स्टडी किस पर की थी, studied done on RBC। RBC के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, चाहे आप इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लीजिए, रेड ब्लड सेल। इसकी डिटेलिंग हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि जब हम बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके आरबीसी के ऊपर क्यों इसकी स्टडी की हुई थी, क्योंकि आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होता है, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने न्यूक्लियस को क्या बताया था, जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं न्यूक्लियस उनके ऊपर कंट्रोल करता है। अब आरबीसी के पास न्यूक्लियस इसीलिए नहीं होता है जिससे ये अपने अंदर ज़्यादा हीमोग्लोबिन स्टोर कर सकती है। आपके ऊपर अगर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई फ़ोन नहीं करेगा, आप तो बाहर ही घूमते रहोगे, मतलब आप बाहर घूमने गए, अगर जब तक आपको कोई फ़ोन करके नहीं बुलाएगा आप घर में नहीं आओगे ना, आप तो कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है। तो सेम केस इसके साथ होता है, आरबीसी पर कंट्रोल करने के लिए कुछ है ही नहीं, और ये अच्छी बात है जिससे हम आरबीसी अपने अंदर हीमोग्लोबिन को अच्छे से स्टोर कर पाती है। तो आरबीसी होती है ये ई न्यूक्लिएटेड होती है, इसके पास
न्यूक्लियस नहीं होता है। तो न्यूक्लियस नहीं है तो इसके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। अब सिर्फ हमको सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी, मान लो हम लीवर की सेल ले लेते हैं, तो हमारी लीवर के सेल के पास तो सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, गोल्गी बॉडी भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, राइबोसोम्स भी होते हैं, तो उसमें हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी को नहीं कंप्लीट कर पाते। तो हमको सिर्फ ऐसी सेल चाहिए थी जिसके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन हो। तो जब ह्यूमन आरबीसी को लिया, ह्यूमन रेड ब्लड सेल को लिया, तो उसके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। तो इसमें इनको क्या क्या दिखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब ऑब्जर्व किया गया तो इसकी बाइलिपिड लेयर इसमें दिखी, इसमें लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई लेयर दिखी। तो स्टडी डन ऑन आरबीसी, इसमें लिपिड और कंपोज्ड ऑफ, जो किसकी बनी हुई थी, कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई थी। मोस्टली सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई थी। तो यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे ऐड कर लो, मोस्टली लिपिड और प्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। अब लिपिड और प्रोटीन में भी मेजरली कौन से लिपिड की बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन में भी मेजरली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब फॉस्फेट की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड एंड बाइपोलर, डबल लेयर्ड में प्रेजेंट होती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं, अभी हम आगे जब सेल वॉल बताएंगे, सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे, तब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मेजरली कंपोज्ड किसकी बनी हुई होती, फास्फोलिपिड की, बाइपोलर होती है। और कंपोज्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, मोस्टली लिपिड और प्रोटीन की। अधिकतर अगर आप ऑर्गेनिजम्स देखोगे, अगर उनकी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करोगे, तो वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। अब इसके बाद हम बनाते हैं, इसको बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हेड, उसके बाद हमने बनाई इसकी टेल थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, फिर से बना दे टेल को, ये हमने बनाई टेल। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें फास्फोलिपिड की बनी हुई है, तो इसमें फास्फोर्ड ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसके पास फास्फोर्ड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हेड, ये हमारी हो गई टेल। जो हेड होता है वो पोलर होता है और ये नॉन पोलर होता है। अभी हम बताएंगे पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। जो हेड पोलर होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लवर होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको पानी से बहुत लगाव है, पानी इसको बहुत पसंद है, वाटर लविंग होता है। फिर इसके बाद नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, इसको पानी नहीं पसंद है, वाटर हेटर लिख लो, वाटर हेटर मतलब ये पानी को हेट करता है। तो सबसे पहले अगर हम एक लिपिड को लेंगे तो उसमें हम देखते हैं हेड होती है हमारे पास, हेड होता है हमारे पास और टेल होती है। जो हेड होता है वो पोलर होता है, मतलब इसको पानी बहुत अच्छा लगता है। अब हमारी सेल के अराउंड भी क्या है, पानी है, सेल के अंदर भी क्या है, पानी है। तो जो पोलर हेड होता है, सेल के बाहर भी पानी होता है, तो इसीलिए जो हेड होता है, जो लिपिड की ऊपर की लेयर होती है, हेड होता है, वो स्लाइम होता है, लिक्विड की तरह होता है, क्योंकि उसके पास पानी ज़्यादा है, उसको पानी पसंद है। फिर जो टेल होती है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती, मतलब जैसे अभी हम आगे बनाएंगे जब इसका स्ट्रक्चर, तो ऐसे होता है, जैसे एक ये लिपिड हो गया, एक ये लिपिड हो गया, ये हो गई टेल। मतलब ऐसे कर करके ऐसे ही, और आप पॉलीमराइज इसको कर दो तो हमारी बन जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो टेल होती है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसको पानी से डर लगता है, इसको पानी नहीं अच्छा लगता है।
अब याद कैसे रखोगे, पोलर हाइड्रोफिलिक, पोलर हेड को हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जिसको पानी अच्छा लगता है। ऐसे याद रखो, फिलिक पोलर मतलब हेड, हाइड्रोफिलिक एल फॉर लविंग से याद रखो कि इसको ये अच्छा लगता है, हेड को पानी अच्छा लगता है, तो हेड हाइड्रोफिलिक। टेल को पानी नहीं अच्छा लगता है इसीलिए नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक। अब साइड हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ में ही नोट करते हुए चलना और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम बनाएंगे सेल मेम्ब्रेन को, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बना के देखेंगे इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले हम आरबीसी के अंदर लिपिड और प्रोटीन का रेशियो देखते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन का जब हम रेशियो देखेंगे इन आरबीसी में, तो ये जो प्रोटीन और लिपिड की लेयर बनी होती है इसका रेशियो सब में अलग अलग वेरी करता है। हर सेल की सेल मेम्ब्रेन में वेरी करेगा कि लिपिड और प्रोटीन का रेशियो क्या है। तो हम आरबीसी का हमको दिया हुआ है तो हम सिर्फ उसी का देखेंगे। तो इसका रेशियो होता है 52:40। अब 8% कहाँ होता है, 8% में बाकी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, मतलब पानी हो गया, प्रोटीन्स हो गए, आयंस हो गए, तो वो प्रेजेंट होते हैं। तो 52:40 होता है किसमें, आरबीसी में। अब इसके बाद सिंगर और निकोलसन नाम के एक वैज्ञानिक हुए 1972 में। 1972 में सिंगर और निकोलसन नाम के एक वैज्ञानिक ने फ्लूइड मोसेक मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड की तरह बताया कि ये तरल होता है, पानी की तरह होता है। तो सबसे पहले हम डालेंगे, वैसे भी हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सेल वॉल रिजिड होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीली होती है और सेल वॉल रिजिड सख्त होती है। तो यहाँ पे 1972 सिंगर एंड निकोलसन गेव फ्लूइड मोसेक मॉडल। क्या दिया इन्होंने, फ्लूइड मोसेक मॉडल, जिसमें इन्होंने क्या बताया, जिसमें इन्होंने लिपिड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताया, जिसमें इन्होंने बताया कि जो लिपिड होता है उसका काम क्या होता है। तो लिपिड का काम होता है सेल ग्रोथ करवाना, सिक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ग्रोथ, सिक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो साइटोसिस के बाद एंडोसाइटोसिस कराता है, एंडोसाइटोसिस गिव सेल जंक्शन, सेल जंक्शन बनाता है, ऐसे लिखिए सेल जंक्शन फॉर्म, सेल जंक्शन को बनाता है। तो लिपिड का काम क्या क्या होता है, ग्रोथ करवाना, सिक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंडोसाइटोसिस, सेल जंक्शन फॉर्म।
मतलब सेल की ग्रोथ। अब जैसे आपने एक स्लाइम लिया, ठीक है, कोई ऐसी चीज ली जो फ्लेक्सिबल है, तो उसको जब आप खींचोगे तो नॉर्मली होगा, उसको ग्रोथ कराना नॉर्मली होगा। वहीं आपने एक ईंट ले ली, अब ईंट का साइज जितना है आप उतना ही तो रख सकते हो, आप उसको खींच के बड़ा कर लोगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो लिपिड होता है वो सेल ग्रोथ करवाता है, सेल को ग्रो करवाता है। सिक्रीशन भी सेल मेम्ब्रेन से ही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे डीएनए, किसी का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। और मान लो हमको आगे हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन करवाना है, मतलब फैगोसाइटोसिस करवानी है, तो वो भी ये करता है। फिर एंडोसाइटोसिस, किसी भी पार्टिकल को अंदर लेना, अगर कोई भी पार्टिकल अंदर आएगा तो वो कहाँ से आएगा? लिपिड लेयर से होते हुए आएगा। सेल जंक्शन फॉर्म, एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने का काम कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। एक सेल है, एक सेल से दूसरी सेल को कनेक्ट करना। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब कनेक्शन बनाना। तो एक सेल से दूसरी सेल के बीच में कनेक्शन बनाने का काम भी हमारा कौन करता है? लिपिड करता है। तो ये किसने बताया? ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर और निकोलसन ने, तो उनके मॉडल ने ये बताया। अब इसके बाद लिपिड और प्रोटीन की जो लेयर होती है वो बेस्ड होती है। तो किस पर बेस्ड होती है? तो लिपिड एंड लेयर यहीं के नीचे लिख लेते हैं, लिपिड एंड लेयर बेस्ड ऑन लिपिड एंड प्रोटीन लेयर बेस्ड ऑन ease of extension। एक्सट्रिंसिक, तो इसमें भी दो तरह की हमारे पास लेयर होगी, या फिर तो इंट्रिंसिक लेयर होगी लिपिड की, या एक्सट्रिंसिक लेयर होगी। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। देखो, जो हमारी लिपिड की लेयर होती है उसके ऊपर प्रोटीन बाइंड होते हैं, प्रोटीन लगे हुए होते हैं, मतलब छिड़के हुए होते हैं। जैसे आप सूखे चावल लेके आओ, उस पर आपने ऊपर से धनिया छिड़क ली, तो उसी की तरह, या फिर नमक डाल लिया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो लिपिड की लेयर होती है उसके ऊपर प्रोटीन का छिड़काव होता है। तो उसमें दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर तो इंट्रिंसिक या फिर तो एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो ज़्यादा डीप होते हैं, जो ज़्यादा अच्छे से लिपिड लेयर से बाइंड होते हैं, वो इंट्रिंसिक, और जो ऊपर से हल्के हल्के से बाइंड होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, मतलब लिपिड लेयर के ऊपर प्रेजेंट है। मान लीजिए ये लिपिड लेयर है, इसके ऊपर प्रेजेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है तो एक्सट्रिंसिक, इसके अंदर मान लीजिए ये अंदर चला गया, अंदर तक इसको चीरते हुए चला गया, तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक कैसा होगा? पार्शियली एंड टोटली बरीड, अंदर तक होगा, अंदर तक प्रेजेंट होता है, तो पार्शियली एंड टोटली बरीड। पार्शियली एंड टोटली बरीड। फिर उसके बाद एक्सट्रिंसिक क्या होता है? जो एक्सट्रिंसिक होता है वो ऊपर से छिड़का हुआ होता है, मतलब ज्यादा अंदर नहीं होता है, पेरिफेरल होता है। हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? लिपिड और प्रोटीन का रेशियो जब हमने आरबीसी में देखा तो 52:40 मिला। फिर 1972 में सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक मॉडल दिया, उसको हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला। फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने क्या देखा? जो लिपिड होती है उसकी सेल ग्रोथ, लिपिड का काम क्या होता है? सेल को ग्रो कराना, सिक्रीशन कराना, डिस्ट्रीब्यूशन कराना, एंडोसाइटोसिस मतलब किसी भी पार्टिकल को अंदर लेना, सेल जंक्शन फॉर्म, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कनेक्शन बनाना। अब इसके बाद लिपिड और प्रोटीन लेयर को हमने किसके ऊपर बेस्ड किया? ईज ऑफ एक्सटेंशन। ईज ऑफ एक्सटेंशन मतलब उनको
कोई कितना कैसे, मतलब लिपिड के अंदर प्रोटीन किस तरह से अरेंज्ड है, मतलब प्रोटीन की अरेंजमेंट पे। फिर उसमें हमने इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक पार्शियली और टोटली बरीड होती है, मतलब बहुत अंदर तक प्रेजेंट होती हैं, और एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल होती है, लिपिड लेयर के ऊपर हल्की सी उससे अटैच होती हैं। तो इतना हो गया, हम इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। चलिए यही बना लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो हम बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे हो गया लिपिड, ये हो गया हेड, ये हो गया लिपिड, ये हो गया हेड। फिर इनसे ये टोटली बरीड प्रोटीन लगा हुआ है, मतलब ये जो प्रोटीन है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये अंदर तक है, मतलब एक लिपिड लेयर से दूसरी लिपिड लेयर तक है। फिर हमारा हो गया हेड टेल, हेड टेल, नीचे भी ऐसी लेयर होती। तो सबसे पहले हमने बनाया हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। हमको पता है ये जो हेड है वो फास्फोलिपिड के बने हुए हैं। ये हाइड्रोफिलिक है। अब हाइड्रोफिलिक देखिए कैसे, ये कैसी है, ये जब जैसे एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ये दो लेयर मिलके पूरी गोल सेल का स्ट्रक्चर बनाती है। लेकिन हम इसको कैसे देख रहे हैं, हम इसको ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे करके, तो ये हम इसके बीच का देख पा रहे हैं। ऐसे करके अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम इसको ऐसे करके देखें तो ये हमारे यहाँ से टेल निकली हुई होगी, और ऐसी डबल पूरी लेयर बना रखी है इसने सेल पर। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, प्रोटीन, ये हो गए प्रोटीन्स जो पेरिफेरल हैं, ज्यादा अंदर तक नहीं है। ये हो गया प्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर लगे होते हैं रिसेप्टर, एक ही रिसेप्टर हो गया, एक ही रिसेप्टर हो गया। अगर रिसेप्टर प्रोटीन से निकला हुआ है तो वो हमारा हो गया, अगर रिसेप्टर लिपिड से निकला हुआ है तो ग्लाइकोलिपिड, अगर प्रोटीन से निकला हुआ है तो ग्लाइकोप्रोटीन। दोबारा से देखिए, अगर हमारा रिसेप्टर लिपिड की लेयर से अटैच होकर निकला है तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन की लेयर से अटैच होकर निकला है तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो हम नेमिंग करते हैं, इसमें हमने क्या क्या लिखा। तो सबसे पहले हमारे पास ये होगा रिसेप्टर, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे क्योंकि ये किससे कनेक्ट है, लिपिड से कनेक्ट है, तो ये हो गया ग्लाइकोलिपिड। ये हमारे पास हो गया ग्लाइकोप्रोटीन क्योंकि ये प्रोटीन से अटैच्ड है। ये हमारे पास हो गई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। उसके बाद यहां पर होते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए ये क्यों होते हैं कोलेस्ट्रॉल। जैसे आपने चेयर ली, चेयर के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, उसमें से जो एक पैर है वो शेप में नहीं है, तीन एक शेप के हैं, जो चौथा पैर है वो एक शेप का नहीं है, वो थोड़ा छोटा है। तो हम उसमें नीचे कागज या कोई गिट्टी लगा के बैठेंगे ताकि चेयर लुढ़के ना। तो सेम केस इसमें होता है, इनके बीच में जो जगह होती है उनके बीच में, मतलब बैलेंसिंग के लिए, बैलेंस में रखने के लिए, एक लिपिड दूसरे लिपिड से अलग ना हो जाए, इसके लिए बीच में प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल। और हम कहते हैं, जैसे किसी लोग का कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़िया, और जब यही कोलेस्ट्रॉल हम हद से ज़्यादा फैट खा लेते हैं, हद से ज़्यादा फैट का यूज़ कर लेते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज कर देता है आगे हमारे आर्टरीज में, वेन्स में, तभी हमको हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट की डिसीज हो जाती है। वो भी हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। तो ये हमारे पास हो गया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को छोलेस्ट्रॉल लिखते हैं लेकिन पढ़ते कोलेस्ट्रॉल है। अगर देखो इसका नाम छोलेस्ट्रॉल, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो क्या है, ये छोलेस्ट्रॉल, लेकिन बोलते क्या है, इसको लिखते छोलेस्ट्रॉल है लेकिन पढ़ते कोलेस्ट्रॉल है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि बाइलेयर्ड होती, मतलब एक लेयर ऊपर लिपिड की, एक लेयर नीचे लिपिड की। फिर उसके बाद हमने देखा इसके बीच में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि इंट्रिंसिक तरह से अरेंज्ड है, इंट्रिंसिक, एक लेयर से दूसरी लेयर को फाड़ते हुए आ रहा है।
फिर दूसरा हमने प्रोटीन देखा, वो सिर्फ लिपिड के लेयर से अटैच है, मतलब ये लिपिड के लेयर है, सिर्फ ऊपर हल्का सा अटैच है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ग्लाइकोलिपिड। क्या हुआ, जो लिपिड की लेयर से रिसेप्ट, हमने क्या देखा, अब ये पोलर जब मॉलिक्यूल किससे आएगा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से जब ये आएगा तब भी हमारा क्या होगा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर आएगा, मतलब यहाँ पर भी नो एटीपीज यूज्ड, यहाँ पर भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो ज्यादा अंदर, अब इससे आएगा तो क्या होगा, अब जब ये इससे आएगा तो ये व्हीकल की तरह काम करेगा। किसकी तरह, व्हीकल मतलब जब हम बस में बैठ के जा रहे हैं, व्हीकल तो है, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज का इस्तेमाल करके जा रहे हैं, किसी व्हीकल का इस्तेमाल करके जा रहे हैं, तो ये हमारा व्हीकल है। तो पोलर मॉलिक्यूल जब आएगा सेल मेम्ब्रेन से तो ये भी कैसे आएगा, हाई पार्शियल। एटीपी का यूज नहीं होता है, वहां पे हमारा होता है सिंपल डिफ्यूजन। तो यहाँ पर भी एटीपी का यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पे भी सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पर भी एटीपी यूज नहीं हुई। अब जब हमें किसी पार्टिकल को बाहर भेजना होगा, सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेजना होगा, तो ये लो पार्शियल प्रेशर टू हाई पार्शियल प्रेशर जाएगी। तो इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो जब मॉलिक्यूल लो पार्शियल प्रेशर टू हाई पार्शियल प्रेशर जाएंगे तो इसमें हमें एटीपी यूज्ड, जहां पर एटीपी का यूज होता है उस पे हम बोलते हैं पंप प्रेजेंट, पंप करना पड़ेगा। जैसे मान लो हम ब्रश करने के लिए जाते हैं, टूथपेस्ट को दबा के जैसे ही टूथपेस्ट दबाते हैं उसमें से पेस्ट निकलता है, तो सेम वही इसमें होता है। लेकिन पहले क्या करना पड़ता है, पहले प्रेशर लगाना पड़ता है, मतलब एनर्जी यूज करनी पड़ती है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। तो ये लो पार्शियल प्रेशर टू हाई पार्शियल प्रेशर जाती है, एटीपी यूज होती है, एटीपी यूज हो रही है मतलब पंप प्रेजेंट है। यहाँ पर हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी नहीं लगाएंगे तो हमारा कोई भी पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के बाहर नहीं जाएगा। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। हेडिंग डाल लीजिए, सेल वॉल हमने पहले भी पढ़ा था। नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट होती है। फुल्ली परमिएबल होती है, मतलब ये बड़े पार्टिकल्स को नहीं अंदर आने देगी। बड़ा पार्टिकल है तो वो इसके अंदर से नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर कोई छोटा पार्टिकल है तो वो इसके अंदर आराम से आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि छोटे पार्टिकल्स को भी अंदर नहीं आने देती, इसीलिए हमने उसको सिलेक्टिव परमिएबल बोला, सिलेक्ट करके। तो ये कैसी होती है, ये होती है रिजिड, सख्त होती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारी सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। जब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल की, तो उन्होंने सेल वॉल को ही तो देखा था जो कि नॉन लिविंग थी, जिसमें जीवन नहीं था, तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। और इसका काम क्या है, गिव शेप देना और प्रोटेक्ट भी करना। मतलब छोटा पार्टिकल तो इससे अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर कोई बड़ा पार्टिकल आएगा तो इससे अंदर नहीं आ पाएगा ना, तो प्रोटेक्टिव होती है। और सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करती है, एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने में। अब सेल वॉल जब बनती है, जब सेल वॉल नई बनना स्टार्ट होती है, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी फ्लेक्सिबल होती है, तो ये भी फ्लेक्सिबल होती है। जो हमारी सेल वॉल बनते समय हम उनको दो उसकी स्टेजेस रखते हैं, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, सेल ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है। मतलब जब सेल वॉल प्राइमरी है, जब नई है, तो वो सेल को आराम से ग्रो कर सकती है। वहीं जब वो सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है तो वो प्लांट को ग्रो नहीं कर सकती है, रिजिड हो जाती है। तो सेल वॉल हमारी दो तरह की होती है, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो जब हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल, प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ कर सकती है। वहीं जो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल होती है
व्हेन इट्स मैच्योर, जब ये मैच्योर हो जाती है, तो जब ये मैच्योर हो जाती है सेकेंडरी सेल वॉल में, व्हेन इट्स मैच्योर, तो जब ये मैच्योर हो जाती है हमारी सेकेंडरी सेल वॉल, तो ये रिजिड हो जाती है, सख्त हो जाती है, और ये किसके अंदर डेवलप करती है, ये डेवलप करती है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। प्राइमरी सेल वॉल से जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, तो जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो कहाँ ग्रो करती है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ग्रो करती है। तो व्हेन इट्स मैच्योर सेकेंडरी सेल वॉल ग्रो अंडर प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल ग्रो अंडर प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी ऐसे लिखो। तो यहाँ पर हमारी सेल वॉल भी खत्म हो गई। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले यहाँ देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर कोई भी मॉलिक्यूल आना है तो या फिर तो वो यहाँ पे लिख लो, जहां पर एटीपी नहीं यूज हुई है वहां पर सिंपल डिफ्यूजन, मतलब यहाँ दोनों पर क्या हुआ है, सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इन दोनों में एटीपी का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हुआ है, मतलब पैसिवली हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पैसिवली। यहाँ पर एक्टिवली, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का यूज हुआ है, एक्टिव रहा है। क्या एक्टिव रहा है, पंप प्रोटॉन्स की जरूरत पड़ी है, तो यहाँ पर ये एक्टिव रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जब कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमारी सेल मेम्ब्रेन से अंदर आएगा तो वहां पर एटीपी यूज्ड नहीं होगी, आराम से हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर अंदर आ जाएगा, मतलब सिंपल डिफ्यूजन होगा। फिर अगर किसी बैरियर के थ्रू आएगा, मान लो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू आ रहा है जो कि बैरियर का काम करती है, इसमें जैसे हम लोग कार में बैठ के जा रहे हैं, मान लो कार में बैठ के हम कानपुर से जा रहे हैं मथुरा, तो जो कार हुई वो हमारी व्हीकल का काम कर रही है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल, और यहाँ दोनों में हम क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, क्योंकि वाटर न्यूट्रल भी होता है और पोलर भी होता है। जब पोलर मॉलिक्यूल हमारी प्रोटीन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन में आएगा तब भी सिंपल डिफ्यूजन होगा, मतलब हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर आराम से अंदर आ जाएगा, कोई भी एटीपी यूज नहीं होगी। उसके बाद जब हमें सेल मेम्ब्रेन से किसी पार्टिकल को बाहर भेजना है तो लो पार्शियल, तो पार्टिकल कैसे जाएगा, अब नीचे तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो लो पार्शियल प्रेशर है और बाहर हाई पार्शियल प्रेशर है, तो ये लो पार्शियल प्रेशर टू हाई पार्शियल प्रेशर बाहर जाएगा। जैसे हम टूथपेस्ट निकालते हैं तो उसको निकालने के लिए हमको एनर्जी वेस्ट करनी होती है, एनर्जी वेस्ट क्या, एनर्जी का इस्तेमाल करना होता है। अब टूथब्रश करना है, ब्रश करना है तो टूथपेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा, तो जैसे ही हम टूथपेस्ट को दबाते हैं वो टूथपेस्ट क्या लगने से, फोर्स लगने से बाहर आ जाता है। तो जब हम इसको फोर्सफुली बाहर निकालते हैं तो लो पार्शियल प्रेशर टू हाई पार्शियल प्रेशर पार्टिकल्स बाहर जाते हैं, तो एटीपी यूज्ड होती है, एटीपी यूज्ड हुई तो पंप प्रेजेंट हुआ, मतलब पंप करना पड़ा, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, एक्टिव डिफ्यूजन हुआ, मतलब इसमें एटीपी का यूज्ड हुआ। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इससे मिलकर बना हुआ है, तो आप थोड़ा सा जान एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, कल इसके बारे में और थोड़ा पढ़ के आना है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। तो देखिए सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब अगर इससे जैसे हमारी बॉडी में हमको सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम कब काम करेगा, जब हमारे पास हार्ट होगा, ब्लड होगा, ब्लड वेसल्स होंगी, किडनी होगी, अगर इसमें से एक भी चीज खराब हो गई तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बेकार है, मतलब नेटवर्क बनाएगा, एक दूसरे से कनेक्शन बनाएगा। जैसे मान लो कि हमारी घर में जो लाइट जुड़ी हुई है, ट्रांसफार्मर से हमारे लाइट आई खंबे में, खंबे से आई हमारे मीटर में, मीटर से आई हमारे घर में, एमसीबी में आई, एमसीबी से सारे वायर्स निकल गए। तो अगर ट्रांसफार्मर का वायर कट गया तब भी लाइट नहीं आएगी, एमसीबी का वायर कट गया नहीं आएगी, मीटर का वायर कट गया नहीं आएगी, घर में कोई वायर कट गया तब भी लाइट नहीं आएगी।
सेम उसी की तरह हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, जो कि किस किस से मिलकर बनता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल से मिलकर बनता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करके, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करके गोल्जी के पास भेजेगा, फिर गोल्जी लाइसोसोम बनाएगा, लाइसोसोम से वैक्यूल बनेगा, फिर वो और जितने सेल ऑर्गेनेल्स को जरूरत होती है उनके पास भेजेगा। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है, इन्होंने आपस में नेटवर्क बना रखा है। तो आप कल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करके आना। और एक सवाल छोटा सा देके जा रहा है, बहुत ही इजी है, हमने प्रोकैरियोटिक सेल को खत्म कर दिया था, तो हमने कल कुछ सेल के शेप और उनके डायामीटर पढ़े थे, तो यहाँ पे पता करके आना। क्वेश्चन है एक, सबसे लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल और ह्यूमन में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है। हमारे ह्यूमंस में भी तो सेल्स अलग अलग तरह से मिलकर बनी हुई हैं, जैसे ब्रेन में नर्व सेल है, ब्रेन में अलग तरह की सेल है, हार्ट में अलग तरह की सेल है, लीवर अलग तरह की सेल से मिलकर बना हुआ है, और हमारे ह्यूमंस में लार्जेस्ट सेल। तो इतना ये आपका होमवर्क है, कल पता करके आना। तो कल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट करेंगे और उसको भी वहीं पे ख़त्म कर देंगे। इसको आप अच्छे से रिवाइज करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट में कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।